स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हमने पिछली क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में सीखा था। आज हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन, तो एल्केन की बात करें तो एल्केन में कार्बन 1 से तो कुछ स्टार्ट नहीं होगा। मीथेन एक ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अगर मीथेन की बात करें C2H6 तो 2 कार्बन से एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें प्रोपेन की तो CH3 CH2 CH3, तो इस प्रोपेन का भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टार्ट होते हैं C4H10 से। तो C4H10 से हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले हमें स्ट्रेट चेन बनाना होगा। तो हम स्ट्रेट चेन लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से स्ट्रेट चेन लिखने के बाद हम ब्रांचिंग करते हैं। मतलब पहले प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है, फिर हमें एक कम कर देना है। तो ब्रांचिंग बनाने के लिए हम 3 कार्बन रखते हैं, 1 2 3। अगर 3 कार्बन प्रिंसिपल चेन में है तो 1 कार्बन साइड चेन में होगा। और ब्रांचिंग हमेशा हम सेकेंड कार्बन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कार्बन से ब्रांचिंग नहीं करते। पहला ब्रांचिंग मतलब वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिला CH3 CH CH3 और CH3। तो अगर हम बात करें कि C4H10 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने मिले? 2। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमें ये चीज याद रखना, इसकी भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो C4H10 से हम 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं C5H12। तो C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसको देखना है। तो पहला काम हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की। स्ट्रेट चेन एक ही रहा। स्ट्रेट चेन के बाद हम ब्रांचिंग करते हैं। जब ब्रांचिंग करेंगे तो प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन की है तो 4 की हो जाएगी। और ब्रांचिंग हम पहले ही कार्बन से करते हैं, पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन से हम ब्रांचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन में ब्रांचिंग नहीं करते। अब देखिए, अब ये ब्रांचिंग में अगर पोजीशन आप चेंज कर सकते हो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये CH3 यहीं पर रहेगा, यहाँ भी लगा दें तो दोनों क्या है, सेम है। ये क्या है, एक जैसा ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों का नियम यहाँ पर क्या है, वो एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पर ये 1 2 है 3 4, और यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 और 4। ठीक है, ये अरेंजमेंट सेम है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें हम जो पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं वो बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन, 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन में सब्स्टिट्यूएंट को आप पोजीशन अगर चेंज कर सकते तो चेंज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने प्रिंसिपल चेन को 1 कार्बन से और कम किया। अगर हमने 1 कार्बन से कम किया है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जो कि दोनों क्या होंगे, मिथाइल ग्रुप होंगे। इस तरीके से CH3 कार्बन CH3 CH3 और CH3, ये बन गया। तो C5H12 के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो मिले हमें 3। तो C4H10 में मिले 2, C5H12 में मिले 3। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, एल्केन का याद रहेगा। तो इसी से हम आगे वाले स्ट्रक्चर यहीं से ही बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, बाकी हम इसी से ही डिराइव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं C6H14। C6H14, तो बच्चों इसके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएंगे। वो 5 कौन से होंगे बना लेते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले स्ट्रेट चेन बनाना है
1 2 3 4 5 6 कार्बन की, पहला स्ट्रक्चर बन गया। फिर आपको स्ट्रेट चेन को 1 कार्बन से कम करना है, ठीक है, और एक ब्रांचिंग करनी है। तो वो ब्रांचिंग यहां भी कर सकते हैं, वो ब्रांचिंग आप यहां पे भी कर सकते हैं। तो जब आप ब्रांचिंग कर रहे हो तो आप IUPAC नेमिंग जरूर कर दें, नंबरिंग कर सकते हैं, नेम ना भी लिखें। तो यहाँ पर 2 पर ब्रांचिंग है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 5 कार्बन है और 3 पर ब्रांचिंग है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि पोजीशन डिफरेंट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब आप ब्रांचिंग कर रहे हो तो आप नंबरिंग लिख दें IUPAC वाली, इससे पता चल जाएगा कि आपने कहीं सेम स्ट्रक्चर तो नहीं बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, तो ये है 6 कार्बन का पेरेंट चेन और इन दोनों में क्या है 5 कार्बन का पेरेंट चेन। अब हम क्या करते हैं, तो 5 में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, अब प्रिंसिपल चेन को 4 कार्बन का कर देते हैं इस तरीके से। तो अगर 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है तो आपके पास टोटल कार्बन 6 है, तो बचे क्या 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब ये जैसे 2 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, दोनों अलग अलग कार्बन पर, या ये दोनों ग्रुप सेम कार्बन पर हो सकते हैं। तो यहां पर देखें तो ये 1 2 3 4 और ये क्या है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये 4 कार्बन पर 2 स्ट्रक्चर हमने बना लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर तो ये बन गए 2 और ये बन गए 2 और ये है 1 5। तो इसमें 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन गए, ठीक है। तो इसके आगे भी हम देख सकते हैं, टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। देखिए तो C4H10 कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने, इसके 2 बनाए हमने, ठीक है। C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 CH2 बढ़ा देना है, C9H20 बच्चों हैं 2 3 5 9 18 35 और 75, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए C4 कार्बन के 2, C5 के 3 बनाए और C6H14 के 5 स्ट्रक्चर्स बनाए। इसके आगे 9 18 जैसे से आगे बढ़ेंगे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है 2 3 5 9 18 35 एंड 75, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट है, हम इसी से ही आगे की सारी वैरायटी लिखेंगे, जो भी एग्जाम्पल होगा इन्हीं से ही हम सभी को करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 3 5 वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे वो हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, एल्केन के बाद एल्कीन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एल्कीन के बाद हम देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में क्या है, हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो इसको तो लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, C2H4 इथीन बनेगा, C3H6 सिर्फ एक ही बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब देखिए थोड़ा सा, चूंकि डबल बॉन्ड आ गया है, तो जब डबल बॉन्ड होगा तो हम DU देखना है। एल्कीन जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
और CnH2n पर Du क्या है 1 होता है। Du 1 पर हम एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं और एक रिंग बना सकते हैं। तो जब आप आइसोमर्स बनाते हैं तो आइसोमर्स में हमें ओपन चेन बनना है तो उसको भी बनाना है, और रिंग अगर बन रही है तो भी बनाना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखिए कि C3H6 जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, इसका Du क्या है बच्चों 1 है। आप देख रहे हैं CnH2n को रिप्रेजेंट करता है, इसका डिग्री ऑफ एनसेचुरेशन क्या है 1 आएगा। तो 1 Du पर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं डबल बॉन्ड लगा के, या इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बन गया एक डबल बॉन्ड प्लस रिंग, 2 स्ट्रक्चर आ गए। तो C3H6 के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना लिए हमने। ठीक है, अगले एग्जांपल देखते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट C4H8 पर। ठीक है, तो C4H8 तो हमने क्या करना है, ओपन चेन वाले बनाएंगे और साइक्लिक बनाएंगे। ठीक है, आपसे पेपर में अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि C4H8 वाला जो कंपाउंड है इसके टोटल कितने साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे, कितने ओपन चेन के बनेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, साइक्लिक हम अलग बना लेंगे और ओपन चेन के अलग बना लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ओपन चेन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर साइक्लिक बनाएंगे। तो ओपन चेन में अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो 4 कार्बन का हमने एल्केन पढ़ा था जो कि था C4H10, तो इसके एल्केन में हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे 1 2 3 4, एक इस तरीके का स्ट्रेट चेन वाला, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी उसमें हमने एक ब्रांचिंग लगा दी थी 1 2 3 4 इस तरीके से। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए थे हमने एल्केन के। अब उसी की हेल्प यहाँ पर हमें लेनी है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से। अब इन्हीं में डबल बॉन्ड को लगाना है। तो डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि C4H8 यहाँ पर डबल बॉन्ड, आपका एक डबल बॉन्ड रहेगा, एल्कीन को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। अब आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर लगा दिया, 2 पॉसिबिलिटीज आई। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया फर्स्ट पर और सेकेंड पर। अब हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ले गए तो फिर से ये बन जाएगा, इसलिए नंबरिंग जरूर कर देना है। तो जब कभी लगे आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप IUPAC नेम जरूर लिखो, क्योंकि जो आइसोमर्स बन रहे होंगे उनके IUPAC नेम हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट IUPAC नेम्स। ठीक है, कभी आपको लग रहा होगा कि हमने तो कोई नया स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, तो आप नेम जरूर लिखिए। अब तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज थी डबल बॉन्ड को प्लेस करने की, पोजीशन बदल बदल के, कि डबल बॉन्ड होगा फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको पोजीशन को चेंज करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये तीनों बॉन्ड तो एक जैसे ही हैं, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इसका एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखें हमने इसके हमने 3 स्ट्रक्चर बना लिए, 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना लिए। इसका नेम क्या है, ब्यूट 1 इन, ये क्या है बच्चों, ब्यूट 2 इन, और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन कॉमन नेम, IUPAC में जाएंगे 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो C4H8 के ओपन चेन के जो एल्कीन है वो 3 बने। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर Du क्या है 1 है। ठीक है, तो Du1 पर हमने डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना लिए। अब Du1 पर हम रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग। ठीक है, तो Du1 पर डबल बॉन्ड हो सकता है या रिंग हो सकता है। तो हमने डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर बनाए, अब हम रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं बच्चों, आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है। तो रिंग का मतलब ध्यान दीजिए, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो मैक्सिमम साइज की रिंग बनाइए 4 कार्बन की। ठीक है, एक तो ये बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिंग की साइज को रिड्यूस करना है।
तो रिंग की साइज को हमने डिक्रीज किया, तो 4 से नीचे आए तो क्या मिला, 3 मेंबर रिंग। ठीक है, 3 मेंबर रिंग। अब टोटल कार्बन आपको 4 रखने हैं, तो बचा क्या, प्लस 1 कार्बन। एक कार्बन और चाहिए, तो 1 कार्बन का मतलब क्या है, एक CH3 ग्रुप हो सकता है ना। जब भी कभी एक कार्बन होगा तो वो CH3 ग्रुप हो सकता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन जाएगा, एक CH3 ग्रुप। अब CH3 तो रिंग के बाहर ही रहेगा, तो रिंग के बाहर CH3 अब कहीं भी लगा दीजिए, हमेशा वो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ही रहेगा। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर इसके 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिए। ठीक है, तो C4H8 में ओपन चेन और साइक्लिक को मिलाकर के टोटल कितने मिले हमें बच्चों, टोटल 5 आइसोमर्स बन गए इसके C5H10। तो C5H10 में डबल बॉन्ड और रिंग हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम इसका जो करस्पॉन्डिंग 5 कार्बन वाला एल्केन था उसके हमने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसको लिखेंगे। वो तीनों स्ट्रक्चर हमें याद होने चाहिए। एक ये बनाया था और अगला स्ट्रक्चर हमने ये वाला बनाया था। ठीक है, तो एल्केन वाले स्ट्रक्चर आपको याद होने जरूरी है, 1 2 3 एंड 4। अब हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को लगाना है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर 1 से। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड को अगली पोजीशन पर मूव करेंगे, वो यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बने, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये क्या है बच्चों, पेंट 1 इन, और ये क्या बना, पेंट 2 इन। अब आपको लगता है कि और हम बना सकते हैं, तो ठीक है, डबल बॉन्ड को और आगे आप किसका दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको नंबरिंग फिर से करनी है प्रॉपरली IUPAC के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 एंड 5। तो यही वाला स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हो गया, पेंट 2 इन। ये रिपीट हो गया। अगर स्ट्रक्चर रिपीट होना स्टार्ट कर जाए तो उसके आगे हम उन आइसोमर्स को नहीं बनाते। तो इस फॉर्मूले से हमने 2 आइसोमर्स तैयार कर लिए। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, सेम काम यहां पर करना है। डबल बॉन्ड को आप प्लेस करिए इस तरीके से। दूसरा अरेंजमेंट आप बना सकते हैं, डबल बॉन्ड को यहां पर प्लेस कर दीजिए। फिर देखिए, और अगर अरेंजमेंट बना सकते हैं तो डबल बॉन्ड को यहां पर प्लेस कर दीजिए इस तरीके से। तो यहां देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे बना हुआ है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया। ठीक है, फिर देख रहे हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये आ गया। इस अरेंजमेंट में देखिए, तो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो आप अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखें तो CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये स्ट्रक्चर था। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन जैसे किया था हाइड्रोकार्बन रेडिकल का। तो आप देख लें, टोटल कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो 4 कार्बन का मतलब ये होगा कि आप बॉन्ड पर बैठ के लेफ्ट और राइट देखें, लेफ्ट और राइट का पोर्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये A टाइप का कार्बन हो गया, ये A टाइप का कार्बन हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो अब डबल बॉन्ड आप इस A और B के बीच में बनाए या इस A और B के बीच में बनाए, ये क्या है, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा लें या ऊपर लगा लें इस तरीके से, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ होगा तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों का नेम तो सेम ही रहेगा। इस वजह से क्या है कि जो टाइप सेम है तो इसका वाला डबल बॉन्ड आप यहाँ कहीं भी प्लेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो एक डबल बॉन्ड आप AB के बीच में रख सकते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हम B और C के बीच में रख सकते हैं,
एक डबल बॉन्ड सी और डी के बीच में रख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 अरेंजमेंट यहाँ पर तैयार किए। अब आप यहाँ पर देखिए, तो इसमें हम यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर क्या है, CH3 और CH3। तो यहाँ पर कहीं पर भी हम डबल बॉन्ड प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करोगे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। फिर कार्बन की जान आफत में आ जाएगी ऐसे केस में। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड नहीं लगाते। तो देख रहे हैं कि 2 यहाँ बना लिए और 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गए। तो 3 और 2 5। तो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन के हमने यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर्स बनाए। तो जब आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने हैं, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना है। आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। उसके लिए एल्केन के जो स्ट्रक्चर थे, इसलिए हमने कहा था कि C4 और C5 और C6 के जो स्ट्रक्चर है थोड़े वो काम के हैं। उन्हीं से ही हम, वो एल्केन के आइसोमर्स आपको याद रखने हैं, उसी से हम बाकी सभी आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपने डबल बॉन्ड बना लिया। अब हम रिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो हम रिंग देखते हैं। तो रिंग में ध्यान दीजिए बच्चों, 5 कार्बन है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद रिंग की साइज को कम करते हैं। तो 5 के बाद आ गया 4 कार्बन। तो 4 कार्बन प्लस 1 कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन रिंग में होंगे तो 1 कार्बन क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया 4 कार्बन विथ 1 साइड चेन, SSCH3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 कार्बन के बाद 4 कार्बन का सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। 4 से नीचे आते हैं, 3 कार्बन की रिंग बनाते हैं। तो रिंग अगर 3 कार्बन की है, टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5। तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अब ये 2 कार्बन की बात करें, तो ये 2 कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं। 2 मिथाइल CH3 ग्रुप होगा, या ये एक इथाइल ग्रुप हो सकता है। 2 कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है, C2H5। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब जो 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, इनको लगाने का तरीका क्या है, ये सेम कार्बन पर हो सकते हैं या ये डिफरेंट कार्बन पर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसी पॉसिबिलिटीज को लेकर के आगे इनके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो चीज लिखा है उसको ही लेके चलेंगे। तो 2 मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन पर लगा दिया। एक तो ये बन गया सेम कार्बन पर। पॉसिबिलिटी हमें पता होंगी तो हम आइसोमर्स आराम से बना सकते हैं, इनको रट नहीं सकते। डिफरेंट कार्बन पर लगाते हैं, तो एक यहां पर हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट कार्बन पर जब भी लगाएंगे तो डिफरेंट पोजीशन को भी सोचेंगे, डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, अगर आप पोजीशन वेरी करा सकते हैं तो कराएंगे जरूर। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 1,2 ही रहेगा, अब इधर लगा लो या इधर लगा लो। ठीक है, अब एक ये। अब दूसरा बात करते हैं 1 इथाइल ग्रुप। तो 1 इथाइल का मतलब हो गया इस तरीके से, ये आ गया। तो यहां पर हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए साइक्लिक में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और एक ये स्ट्रक्चर बन गया 4 और ये बन गया 5। तो रिंग के इसमें बन गए C5H10 के 5 स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों देखते हैं C6H12 के साइक्लिक। ठीक है, तो हम थोड़ा लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो लिमिटेशन में हमारे पास हमने लिया C6H12 और C6H12 के
साइक्लिक ही बनाने हैं, ठीक है, साइक्लिक बनाते हैं। तो साइक्लिक में थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो C6H12 में साइक्लिक फॉर्मूले से तो देख रहे हैं, लेकिन को रिप्रेजेंट करता है एक रिंग हो सकता है। तो रिंग उसने बोल ही दिया है कि साइक्लिक ही बनाना है, मतलब एक रिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो 6 मेंबर की रिंग बना ली। अब रिंग की साइज को कम किया तो ये आ गया 5 मेंबर रिंग प्लस 1 कार्बन, ये तो एक हो गया, ठीक है। और 1 कार्बन का मतलब है सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप हो सकता है, तो इसका भी एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही रिंग की साइज को फर्दर हमने कम किया, 4 का किया, तो टोटल 6 कार्बन है, 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट मतलब 2 CH3 ग्रुप हो सकते हैं। अब ये क्या है, सेम कार्बन और डिफरेंट कार्बन। डिफरेंट कार्बन, अगर ये कार्बन डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट पोजीशन भी देखना है आपको, डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो हम इस पर ट्राई करते हैं। और 2 कार्बन पर क्या है, 1 C2H5 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो दोनों को हमने सेम कार्बन पर लगाया, एक स्ट्रक्चर बना। फिर हमने किया दोनों को डिफरेंट कार्बन पर लगाया, तो डिफरेंट में देख रहे हैं कि ये 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3 और 4। तो ये 1 1 पोजीशन पर है, ये क्या है 1 2 पोजीशन पर है। अब पोजीशन अगर आप बदल सकते हैं तो आप बदल दीजिए इस तरीके से। अब आगे 1 3 पोजीशन पर। अब इसके आगे पोजीशन आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो स्ट्रक्चर क्या है, रिपीट हो जाएगा। ये फिर 1 2 आ जाएगी, ये रिपीट हो जाएगा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर तैयार कर लिए। और क्या कर सकते हैं, हम एक इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसका एक बना लिया, और 4 मेंबर रिंग वाले 1 2 3 और हमने 4 स्ट्रक्चर बना लिए, ये 4 बन गए। अब बात करते हैं 3 मेंबर पर। तो अगर हम 3 मेंबर वाले रिंग पर जाते हैं, ठीक है, तो 3 मेंबर पर 3 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब 3 कार्बन का मतलब क्या है, 3 CH3 ग्रुप हो सकते हैं, या एक जो है प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि प्रोपाइल वाले अल्काइल ग्रुप को हमने आइसोप्रोपाइल और प्रोपाइल 2 वाले पार्ट में डिवाइड किया था। या यहाँ कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 कार्बन का, इन 3 कार्बन का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो 3 अथाइल ग्रुप हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, एक प्रोपाइल एक आइसोप्रोपाइल हो सकता है, या एक मिथाइल प्लस इथाइल ग्रुप हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पर देखनी है। अब देखिए, 3 कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगाना है, तो 3 मेंबर रिंग है और 3 कार्बन है इसके पास 1 2 3, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे बनेगी, उस चीज को देखना है यहाँ पर, कि तीनों अलग अलग कार्बन पर हो जाएं, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी है कि 2 एक जगह और एक अलग हो जाए, इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है इन 3 कार्बन का। अब प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, ये है 1 2 3, 3 कार्बन का ये प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, या इस तरीके से यहाँ पर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें। तो जब भी 3 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट होगा तो एक प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल का अरेंजमेंट बनेगा। अब मिथाइल और इथाइल का जो अरेंजमेंट है उसको देखते हैं। तो एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, ठीक है, एक मिथाइल और एक इथाइल, तो दोनों एक जगह पर हो जाएं, या इन दोनों की पोजीशन को हम ऐसे बदल दें। तो इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर तैयार हुआ। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ऐसे 3 मेंबर रिंग वाले हमने 6 स्ट्रक्चर्स तैयार कर लिए, ठीक है। तो अगर टोटल देख रहे हैं यहाँ पर, ये 6 है, ये 4 10, और एक यहाँ से मिला 11 और एक यहाँ से मिला 12। तो
H12 के साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने 12 बना लिए। तो ऐसी लिमिटेशंस आपसे पूछेगा कि 4 मेंबर रिंग वाले कितना बनेगा, 3 मेंबर वाला कितना बनेगा, तो हमें वही बनाने हैं बच्चों। पेपर में छोटे छोटे एग्जाम्पल ही आते हैं, ठीक है। तो एल्कीन के बाद हम देखते हैं अल्काइन। अल्काइन, तो अल्काइन में देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमें DU मिलेगा कितना, DU2। अब DU2 का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकता है, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से DU हमने निकालना सीखा था, और DU में हमने ये देखा कि DU से पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। तो DU2 पर एक डबल बॉन्ड पॉसिबल है, 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल है, 2 रिंग पॉसिबल है, और रिंग प्लस डबल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड को लिखने के 3 तरीके हैं। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, और क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक ही जगह पर प्रेजेंट होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब है अल्टरनेट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्यूमुलेटेड कैसे हैं, एक साथ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखे। तो इसके लिए कम से कम आपको 3 कार्बन तो चाहिए। अगर 3 कार्बन है तो हम क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड बना सकते हैं। कॉन्जुगेटेड की बात करें, जो कि अल्टरनेट है, तो डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, फिर ये डबल। तो इसके लिए हमें कम से कम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जब होगा तो कम से कम 4 कार्बन तो चाहिए। और अगर हम आइसोलेटेड की बात करें, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है 5 कार्बन की। तो आइसोलेटेड मतलब जो कॉन्जुगेटेड ना हो, तो डबल है, फिर सिंगल, सिंगल और डबल, ठीक है। 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ दिख जाएं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो मिनिमम 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, ठीक है। अब 2 रिंग का मतलब क्या है, 2 रिंग में भी 2 पार्ट हैं। हमने नेमिंग में सीखा था कि 2 रिंग को हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, और स्पाइरो भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, स्पाइरो कंपाउंड बना सकते हो आप, स्पाइरो, या बाईसाइक्लिक बना सकते हो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। तो आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हमें जरूरी रहेगा। तो एक बार हम पैटर्न समझ लेते हैं कि गिवन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। उन्हीं पॉसिबिलिटीज को लिखने के बाद ही हमें क्या करना है, फिर वो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ जो पॉसिबिलिटीज है एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें आ जाएगी, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक का मतलब क्या है, तो कम से कम 2 रिंग होती है, ध्यान देना है आपको। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए क्या है, 1, 2, 3 और 4, तो एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए। ये 4 कार्बन से स्टार्ट होगा, और स्पाइरो जो होता है ये 1 कार्बन की कनेक्टिविटी है। इसके लिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए 4 कार्बन की स्टार्टिंग, स्पाइरो बनाने के लिए 5 कार्बन की स्टार्टिंग, और रिंग प्लस डबल बॉन्ड। तो रिंग तो आप देख रहे हैं कम से कम 3 मेंबर रिंग तो चाहिए ही चाहिए, और एक डबल बॉन्ड लगाना है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है,
3 कार्बन की है। तो हम देख रहे हैं DU2 पर जो अल्काइन है उसके पॉसिबल जो स्ट्रक्चर हैं वो इतने सारे बन सकते हैं। ठीक है, रिंग है, 1 रिंग प्लस डबल बॉन्ड, और 2 रिंग है, और 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, उनके ये कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एग्जांपल लेकर के चेक करते हैं कि किसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसी से हम सब कुछ करेंगे। तो हम देखते हैं C3H4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो C3H4 में हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये बन गया। तो जो पॉसिबिलिटी थी आपने देख लिया कि DU इसका 2 है, तो हम यहाँ बना सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड ले सकते हैं, 2 रिंग ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बच्चों, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, ये पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया, तो ट्रिपल बॉन्ड की एक पॉसिबिलिटी। अब 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो 2 डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से। तो 2 डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत थी, जो कि हमने लिखे CH2 और CH2, वो मिला यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं 2 रिंग। तो 2 रिंग नहीं बनेगा, क्योंकि 2 रिंग के लिए जो पॉसिबिलिटी थी वो स्पाइरो और बाईसाइक्लिक होती है। तो स्पाइरो के लिए और बाईसाइक्लिक के लिए आपने देखा कि स्पाइरो के लिए 5 कार्बन चाहिए, और जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए आपको 4 कार्बन चाहिए, तो वो 3 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हम नहीं बना सकते यहाँ पर। हाँ, रिंग और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो रिंग कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए, जो कि हैं, और एक डबल बॉन्ड वो है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए जो अरेंजमेंट बन गया ये बन गया। तो इसके हमने C3H4 मोलिकुलर फॉर्मूले के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो 1, 2 और 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर हमने तैयार किए बच्चों। एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में पहले देखेंगे हम मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड्स, तो मोनोहैलाइड्स मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं C3H7 और X से। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका वैसे ही है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, उस चीज़ की अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर हमने C3H8 लिया है, ठीक है, और C3H8 से हमने अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो C3H7 ग्रुप बनता है। और C3H7 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक को बोला था प्रोपाइल, और दूसरा ग्रुप बनेगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसी तरीके से C4H10 में अगर आप एक H हटाते हैं तो इससे हम C4H9 बनाते हैं, और C4H9 को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी कि C3H7 के 2 अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, इसी तरीके से C4H9 हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे उनके 4 अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, और C5H12 है, अगर आप एक H हटाते हैं तो इसमें से हमने C5H11 बनाने के तो 2, 4 और 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर मतलब अल्काइल ग्रुप यहाँ से हम बना सकते हैं। तो इसी पॉसिबिलिटी से हम नंबर ऑफ आइसोमर्स में इनको हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि C3H7 के 2 अल्काइल ग्रुप बनेंगे, C4H10 के 4 अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे, और C5 जो H12 है उसके 8 अल्काइल ग्रुप बनते हैं। तो मतलब 8 अरेंजमेंट यहाँ पर बनेंगे, 4 यहाँ पर बनेंगे और 2 यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें अगर तो C3H7 के अकॉर्डिंग
एक हैलाइड ग्रुप है, तो इसके हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। हम 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं अभी। तो एक ग्रुप क्या है, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल क्या होगा, CH3 CH2 और CH2 के साथ ही क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। दूसरा क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप रहा बच्चों, ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल का होता है। यहाँ पर क्या है, एक हेलोजन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोपाइल का मतलब क्या है, CH3 CH2 और CH2 इस तरीके से। फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी में फंक्शनल ग्रुप है, OH है वो लगा सकते हो, एल्डिहाइड वगैरह है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग सब जगह अरेंजमेंट क्या है, सेम मिलेगा। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये रहा इस तरीके से, ठीक है। तो मोनोहेलाइड में C3H7X के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखें, इसके जस्ट आगे वाला होमोलॉग बनाते हैं, तो आप C4H9X आ गया। अब आपसे पूछता है कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, तो C4H9 को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, इसके 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें कि C5H11X है, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, तो बिल्कुल बच्चों 8 बन जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ जो अल्काइल ग्रुप बनाए थे पॉसिबल एल्केन से, उससे हमारे लिए यहाँ पर क्या है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डाईहेलाइड्स। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं डाईहेलाइड्स। तो डाईहेलाइड्स में अगर हम बात करें, C2H4X2 है, तो डाईहेलाइड्स में 2 हेलोजन होंगे और आपसे पूछेगा कि C2H4X2 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इसका भी हमने हाइड्रोकार्बन रेडिकल में डाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल वाला ग्रुप पढ़ा था, उसी से देखा था। तो हम फिर से कंपेयर करते हैं एल्केन वाले पार्ट से ही, तो CH3 और CH3। अब आपको क्या करना था, यहाँ से 2H को हटाने थे। अब इसमें 2H को हटाने के जो तरीके हैं, दोनों सेम कार्बन से हो सकते हैं इस तरीके से, या दोनों H एडजेसेंट कार्बन से हो सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो डाइवेलेंट हैं, उनके 2 एल्काइल ग्रुप निकल के सामने आते हैं। तो वही काम करना है आपको। आपके पास 2 कार्बन है और 2 फ्री वैलेंसी जो दिख रही है, उनकी जगह पर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C2H4 को, इस तरीके से ये C2H4 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर हो सकते हैं या दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर हो सकते हैं, इस तरीके से। बाकी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, ये बना। तो C2H4X2 के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। नेक्स्ट इसके जस्ट आगे चलते हैं, C3H6X2। अब इसके बच्चों कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वही तरीका यहाँ पर लगाना है। देखिए अब आपके पास क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं। तो 3 कार्बन पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, सेम कार्बन पर हो सकते हैं। दोनों सेम कार्बन पर हो सकते हैं, तो सेम कार्बन पर रखना है। तो ये 1, 2 और 3 दोनों 1 पर आ गए। अब दोनों को हम अलग अलग बीच वाले कार्बन पर रख देते हैं, सेकंड कार्बन पर आ गए दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब बाकी देखिए, तो दोनों 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं यहाँ पर, देखिए दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हैं। अब इसमें क्या है, 3 कार्बन है तो एक पोजीशन बन रही है, तो उनको हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। और इस तरीके से बाकी तो आप ग्रुप लगा सकते हो इस तरीके से, H
2 बॉन्ड बने हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 4 सभी 4 बॉन्ड बने हुए, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना है, यहाँ पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए हम फिर 3 कार्बन है हमारे पास और 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम कार्बन पर, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर, डिफरेंट कार्बन पर। तो डिफरेंट कार्बन पर हम इनको यहाँ पर रख सकते हैं इस तरीके से, या पॉसिबिलिटी में हम उनको ऐसे अलग अलग कार्बन पर भी रख सकते हैं। ये क्या है, 1 2 कार्बन पर है और ये 1 2 और ये 3 कार्बन पर है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 कार्बन का तो चेन एक ही बनेगा, 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन एक ही है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम कार्बन पर हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट कार्बन पर हो सकते हैं, तो डिफरेंट कार्बन डिफरेंट पोजीशन। इस तरीके से यहाँ बने 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस तरीके से आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर हम देखें तो पहला लिया हमने C2H4X2, तो ये पूछा आता है पेपर में, इसका कितना बना 2, इसका नेक्स्ट आगे तो C3H6X2 कितने बनाए 4, और इसके जस्ट आगे अगर कभी पूछता है, ये दोनों ही वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और C4H8X2 इसमें 9 स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे सामने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डाई हैलाइड्स में ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 2 और 4, 24। एक और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पूछा आता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखें साइक्लोप्रोपेन है, हमने बना लिया। अब डाइक्लोरो है तो इसमें क्या है, हमें 2 क्लोरीन लगाने हैं, तो क्लोरीन लगाने के लिए हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, साइक्लोप्रोपेन से 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पर 2 क्लोरीन लगा सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे समझो कि 2 क्लोरीन कैसे होंगे, दोनों सेम कार्बन पर हो जाएं या दोनों डिफरेंट कार्बन पर हो जाएं। तो डिफरेंट कार्बन के साथ तो एक ही पॉसिबिलिटी नजर आती है, ये वाली। ठीक है, तो डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना लिए, एक है 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन और दूसरा क्या है 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, एल्किल हैलाइड के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो हम अल्कोहल और ईथर में भी नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अल्कोहल है तो उसका फंक्शनल आइसोमर ईथर भी हो जाएगा, तो एक साथ ही आ जाएगा दोनों। ठीक है, तो हमने देखा अल्कोहल में हम स्टार्ट करते हैं C3H8O से, 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन का अब देखिए ये रिप्रेजेंट करता है CnH2n+2O को। ठीक है, तो चूंकि ऑक्सीजन है और ये चेन क्या है, सेचुरेटेड है, तो हमने बताया कि इस अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और O होगा। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल है तो आपको क्या करना है, OH ग्रुप को बाहर रखना है। ठीक है, अब OH को जैसे ही बाहर किया तो आपके पास कार्बन तो कितने हैं, 3 हैं, और हाइड्रोजन कितने रहे यहाँ पर, H7। ठीक है, तो C3H7OH बना, और C3H7 का जो अल्काइल ग्रुप है इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं।
तो आपको बस यही ध्यान रखना है C3H7 2 टाइप से, C4H9 4 टाइप से, और उसके आगे वाला 5 कार्बन वाला वो 8 पॉसिबिलिटीज बनती है अल्काइल ग्रुप में। यहाँ पर बने 2 अल्कोहल। बच्चों स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने होते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम वो स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पर C3H7OH के अल्काइल ग्रुप को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके 2 अल्कोहल आइसोमर बन गए। ठीक है, तो पूछेगा C3H8O का कितना अल्कोहल बनेगा, तो 2 आइसोमर्स। अब अल्कोहल काम कंप्लीट। अब ईथर पर आते हैं। ये हो गया अल्कोहल, दूसरा है ईथर। तो ईथर बनाने के लिए ईथर का फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो ऑक्सीजन है, बाइवेलेंट है। तो अब बाइवेलेंट वाले ग्रुप को कैसे बनाते हैं उनका भी तरीका समझिए, हर बार कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर ईथर है तो कम से कम 1 कार्बन तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब टोटल 3 कार्बन है, 1 लिखा हमने, कितने बचे बच्चे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या होगा C2H5। अब देखिए इसको हम फिर से अब चेंज नहीं कर सकते। अब 1 कार्बन इधर हो या 2 कार्बन इस साइड हो या 2 इधर लगा लें या 1 कार्बन इधर लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईथर बनेगा 1। तो C3H8O मोलिकुलर फॉर्मूले में हमें मिला 2 अल्कोहल और 1 ईथर, टोटल आ गए 3। तो आपसे पूछता है अगर C3H8O मोलिकुलर फॉर्मूले के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे, तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट इसके जस्ट आगे वाला बढ़ते हैं हम लोग, C4H10O। अब C4H10O में हम अल्कोहल देखते हैं। अगर अल्कोहल है तो OH फंक्शनल ग्रुप जरूर मिलेगा। अगर OH आया तो आप देख रहे हैं इसमें कितना बचेगा, C4, एक हाइड्रोजन हमने बाहर किया तो H9। ठीक है, अब C4H9 को हम 4 तरीके से लिखते हैं, तो 4 अल्कोहल बन गए। अब ईथर देखते हैं। तो ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में देखिए कैसे होगा, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब तरीका थोड़ा समझिए, 1 कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 1 कार्बन तो रहेगा, तो वो आ गया यहाँ पर। अब टोटल 4 कार्बन है, 1 लिखा, कितने बचे बच्चों 3। तो 3 में क्या होगा C3H7। तो ऐसा ईथर C3H7 को हम 2 तरीके से लिखते हैं बच्चों। तो C3H7 के लिखने के तरीके 2 हो गए, तो ये क्या बन गया, इसके 2 ईथर बने। अब और आगे देखिए, तो मिनिमम कार्बन से स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे कार्बन के नंबर को बढ़ाना है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, अब कार्बन कर दीजिए 2, तो C2H5O। टोटल कार्बन कितने हैं 4। अब कितने बचेंगे यहाँ पर C2H5 1, क्योंकि ये C2H5 और ये C2H5, C2H5 को एक ही तरीके से लिखते हैं, वो इथाइल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से कार्बन को बढ़ा दीजिए। तो पहले 1 था, अब 2, अब 3 लिखें C3H7O। टोटल कार्बन कितने हैं 4, 3 लिखा, कितना बचा 1। लेकिन अब आप देखिए ये और ये सेम है, क्योंकि ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में C3H7 को लिखें या CH3 को लिखें, ये बिल्कुल अरेंजमेंट क्या है, सेम रिपीट हो गया। तो जब स्ट्रक्चर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसके आगे फिर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिले ईथर 3 और अल्कोहल कितने हैं 4। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें वो मिल गए 7। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अब स्ट्रक्चर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता है, तो जब स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो स्ट्रक्चर्स भी हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। C4H10 के बाद 5 वाला भी देख लेते हैं, C5H12O। तो C5H12O के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो भी हम बनाते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं, अल्कोहल बनाते हैं पहले। तो अल्कोहल में C5H11OH 8 बन जाएंगे, क्योंकि C5H11 वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसको 8 तरीके से लिखते हैं, 8 अल्कोहल हो गए। अब ईथर देखें, ईथर का तरीका क्या है। तो ईथर क्या है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले कम कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं, तो सबसे कम कार्बन क्या है CH3 हो सकता है। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों 5, 1 लिखा, बचे कितने 4, तो C4H9। ठीक है, अब देखिए C4H9 ग्रुप आ गया, और C4H9 को हम 4 तरीके से लिखते हैं, तो 4 ईथर बन जाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। इसके बाद एक कार्बन और बढ़ाते हैं तो C2H5 हो गया। 5 कार्बन है, 2 हमने लिखे, 3 बचे, तो C3H7। और C3H7 को लिखने के तरीके क्या है? 2 तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ो, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो C3H7O और 2 इस साइड रहेंगे, C2H5। तो ये वाला देखिए फिर से रिपीट हो गया। रिपीट हो जाएगा तो स्टार्ट काउंट नहीं करते हैं, रिपीट हो गया तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें मिलेगा 4 और ये 2 6। तो C5H12O 8 अल्कोहल है और 6 क्या है? ईथर है। टोटल हो गए 14।